नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट 1 हिस्ट्री का। ये आपका जो है यूनिट 1 होने वाला है और यूनिट 1 का ये पार्ट 1 है, जिसमें आपका यूनिट 1 का नाम है 20वीं सदी अवधारणाएं और परिभाषाएं। अभी तक मैंने इसकी सिलेबस की वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड नहीं करी है, क्योंकि जब तक आगे से सिलेबस नहीं आएगा तब तक वीडियो नहीं बन पाएगी। लेकिन वो निश्चित नहीं है सिलेबस कब आए कब नहीं आए, लेकिन आपको यूनिट 1 पढ़नी है। ये तो सभी को पता है कि हाँ, यूनिट 1 जो है वो पढ़नी ही है, इसलिए मैं यूनिट 1 की वीडियो जो है वो पहले ही लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका मेन टॉपिक आपका होने वाला है पूंजीवाद औद्योगिकीकरण, परिभाषा और विशेषता, पूंजीवाद औद्योगिकीकरण के चरण, पूंजीवादी औद्योगिकीकरण के रूप, साम्राज्यवाद और पूंजीवादी औद्योगिकीकरण, आधुनिकता और आधुनिक समाज की विशेषता। ये आपका जो आपका ये यूनिट है, इस यूनिट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पार्ट 1 के अंदर ओनली पूंजीवाद औद्योगिकीकरण, उसकी परिभाषा, विशेषता और चरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पूंजीवाद के रूप में इतना कुछ है नहीं। बाकी जो आपका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में आपके बचे हुए जो 2 टॉपिक हैं वो डिस्कस करवा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह आता है कि विश्व इतिहास क्या है। जैसे कि आपको पता है इंडिया का इतिहास है, जो कि हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ, लेकिन विश्व इतिहास क्या है? तो विश्व इतिहास का मतलब है विश्व के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि विश्व इतिहास अर्थात सीमाओं के पार मानव इतिहास का अध्ययन ही विश्व इतिहास कहलाता है। अब सीमाओं का पार का मतलब है कि जिसमें हम रह रहे हैं। सपोज दैट ये भारत है, भारत में हम रह रहे हैं, तो भारत की सीमा के बाहर की जो दुनिया है, यानी कि भारत की जो सीमा है उसकी बाहरी जो दुनिया है वो कहलाता है विश्व। उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में अध्ययन ही विश्व इतिहास कहलाता है। और इतिहासकार राज्य, संस्कृति, आंदोलन का अध्ययन करते हैं। यानी कि विश्व इतिहास के अंतर्गत हमें राज्य के बारे में और संस्कृति के बारे में और वहाँ के क्या क्या आंदोलन रहे, क्या क्या चीज़ें हुई, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो चैनल को आप लोग ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स, नोट्स वगैरह आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएं। उसके बाद पूंजीवाद के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि विश्व इतिहास हमने पढ़ लिया है। 2 ही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है पूंजीवाद या पूंजीवादी, और दूसरा है औद्योगिकीकरण। ये 2 जो बच्चा समझ गया वो ये पूरा पेपर जो है, यानी कि ये जो इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से वो बच्चा लिख कर आ जाएगा। तो देखिए पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो मुफ्त बाजार को बढ़ावा देती है, यानी कि फ्री मार्केट को बढ़ावा देती है, उसे ही हम कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है? पूंजीवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूंजी तथा वाद। पूंजी का मतलब होता है मनी, यानी कि पैसा वगैरह, और वाद का मतलब होता है विचारधारा। ठीक है, यानी कि एक ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत मतलब हम पैसों के बारे में या आर्थिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए पूंजी का मतलब हमने पैसा पढ़ा, लेकिन वैसे पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी का मतलब जो व्यक्ति के पास धन होता है या धन का सामान होता है, यानी धन के समान, यानी कि इक्वल टू मनी। लाइक गोल्ड होता है, सिल्वर, मशीन वगैरह होती हैं। जैसे किसी का अगर सपोज दैट किसी की फैक्ट्री वगैरह है तो उसके पास लाखों की मशीनें होती हैं, है ना। भले ही उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन लाखों की मशीन है तो वो भी उसके लिए पैसे के बराबर ही है। उसके बाद आपको पता है वाद का मतलब विचारधारा और अधिकार होता है। ठीक है, अब पूंजीवाद की परिभाषा क्या बनती है? देखिए, जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ के उद्योग
एवं वस्तु और सेवाएं निजी कंपनी के हाथ में होती है। यानी कि पूंजीवाद में हर चीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। वहाँ पे क्या राइट, मतलब जो भी अधिकार होते हैं, कौन सा डिसीजन कब लेना है, क्या उत्पादन करना है, या मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए, वृद्धि कितनी करनी है, सब कुछ जो है निजी कंपनी के हाथ में होती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। अब यहाँ पर पूंजीवाद लिखा है, यहाँ पर पूंजीवादी लिखा है। बेसिकली दोनों के दोनों सेम है। बच्चे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अलग है, लेकिन अलग नहीं है, हाँ सेम है। थोड़ा सा वर्डों का हेर फेर हो सकता है, बाकी का जो है वो सेम ही है। अब देखो पूंजीवादी क्या होता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उसका नियंत्रण सरकार के हाथों में ना होकर निजी व्यक्ति अथवा निजी कंपनी के हाथों में होता है। तो बेसिकली दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण क्या होता है? औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग कर उत्पादनों के साधनों में वृद्धि करना तथा मनुष्य के श्रम की जगह मशीनों से काम लेना। यानी कि औद्योगिकीकरण का मतलब होता है उद्योग में बहुत ज़्यादा बढ़ावा, यानी उस उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करना। और कैसे कैसे करना? वैज्ञानिक की हेल्प लेके, यानी कि वैज्ञानिक मतलब मीन्स टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर, और मनुष्य के श्रम की जगह मशीनों से काम लेना। यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लगी हैं तो यानी कि क्या हुआ है वहाँ पर, औद्योगिकीकरण, यानी कि बहुत ज़्यादा साम्राज्य हुआ है उद्योग वगैरह का, है ना। अब औद्योगिकीकरण काल में उत्पादन घरों से निकलकर कारखानों में बड़े तथा स्तर पर मशीनों द्वारा होने लगे। यानी कि इसमें क्या हुआ, तो छोटे छोटे घरेलू उद्योग थे वो घरों से निकलकर कारखानों में शिफ्ट हुए, और बड़े बड़े जो है मशीनों द्वारा, मतलब जो काम वगैरह है वो होने लगा और मशीनों द्वारा ही होने लगे। उसके बाद मैंने आपको पूंजीवाद बताया और आपको औद्योगिकीकरण बताया। अब आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे और मुझे ये बताओगे कि पूंजीवाद औद्योगिकीकरण की डेफिनेशन क्या हो सकती है। आप लोगों के अकॉर्डिंग अपने वर्डों में बनाना और मुझे बताना कि पूंजीवाद औद्योगिकीकरण की जो डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग क्या बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी का मत अलग है, सभी के विचार अलग है, सभी की मेंटलिटी, सोचने की क्षमता अलग अलग है। हो सकता है कि कुछ बच्चे अच्छी बनाएं, कुछ मीडियम लेवल की डेफिनेशन बनाएं। तो आशा करती हूँ आप सभी जो है इसको कमेंट में ज़रूर बताओगे कि आपके अकॉर्डिंग पूंजीवाद औद्योगिकीकरण की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। गूगल से कॉपी पेस्ट मत करना, आप अपने वर्डों में ही बताना, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पूंजीवाद औद्योगिकीकरण जो है आप लोग कैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा पहला कवर हो चुका है। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से ऐसा नहीं कि मुझे पैसा मिल जाएगा, बस ये है कि मैं भी ये देखना चाहूँगी कितने बच्चों को वीडियो पसंद आती है। और जो हैंडमेड नोट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने के लिए, तो आशा करती हूँ आप सभी को ये जो नोट्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे और इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहे होंगे। तो बस लाइक करने के लिए इसीलिए बोला है ताकि आप लोग एक बार लाइक करो और मुझे पता लगे कि मैं कितना मतलब कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। लाइक कम है तो इसका मतलब नोट्स आपको अच्छे नहीं लगे, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगा है ना। बस यही उम्मीद करती हूँ। आप लोग अगर कोई भी मेरे से गलती है या कुछ भी चीज़ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सुधारनी चाहिए, जिसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव कमेंट हो पॉजिटिव हो, मेरे प्रति आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि पढ़ाने का तरीका, नोट्स और वीडियो वगैरह आपको कैसी लगी। नहीं तो आप लाइक और डिसलाइक करके भी बता सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ आते हैं, पेपर टाइम पर आए, पढ़कर चले गए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। बाकी जो बच्चा लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, तो वो हमारी फैमिली में, जो फ्री स्टडी की फैमिली है टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो चलो इन बातों को छोड़ते हैं और अभी अपना जो है विशेषता है, विशेषता के बारे में ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है उत्पादन
और साधनों के निजी स्वामित्व, यानी कि जो उत्पादन होता है और जो वहाँ के साधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसका जो है निजी स्वामित्व होता है, यानी कि वो उसका मालिक होता है, कोई निजी, कोई प्राइवेट पर्सन, ठीक है, या प्राइवेट कह सकते हो, प्राइवेट पर्सन हो सकता है या कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है। तो इसमें मैंने आपको सब हेडिंग प्रोवाइड करी है यहाँ पे। सेकंड है, उत्पादन जो है आर्थिक लाभ हेतु होता है, यानी उत्पादन ऐसा नहीं होगा कि सामाजिक कल्याण को लेकर, नहीं, क्योंकि वो तो सरकार का कार्य है, गवर्नमेंट का कार्य होता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट क्षेत्र में वही वस्तु का उत्पादन होगा जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा बेनिफिट ये है कि बेरोजगार को रोजगार मिलता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, जिस भी बच्चे ने स्टार्टिंग में पूंजीवाद पढ़ा होगा या औद्योगिकीकरण अलग अलग भी पढ़ा होगा, छठी, सातवीं, आठवीं, तो इसकी विशेषता भी पढ़ी होगी। आप चाहे ना इसकी विशेषता अलग से और इसकी विशेषता अलग से इस क्वेश्चन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपका नंबर जो है कट करे, नहीं। जो इसकी पूंजीवाद औद्योगिकीकरण की विशेषता है, वही पूंजीवाद की भी विशेषता है और वही औद्योगिकीकरण की भी विशेषता है। तो आप इसकी विशेषता भी लिख सकते हो, इसमें 1 2 3 4 करके इसकी विशेषता भी लिख सकते हो अपने आंसर को लेंथी करने के लिए, क्योंकि घुमा फिरा के बातें जो हैं वो सेम ही हैं, ठीक है। तो जब औद्योगिकीकरण हुआ, बड़े बड़े जो पैमाने पर फैक्ट्री वगैरह हुई, वहाँ पर मशीनें लगाई गई, तो क्या हुआ, जो बेरोजगार थे उनको क्या मिला, रोजगार मिला। तो रोजगार मतलब एक टाइप की विशेषता हुई। उसके बाद जो है, चलो सामान बन गया, लेकिन सामान को बेचने के लिए बाजार चाहिए, जहाँ पर एक ऐसी क्रिया हो सके, लोग वहाँ पे बेच सके, सामान को खरीद और बेच सके। तो ऐसा कौन सी जगह होती है, उसे हम मार्केट कहते हैं, यानी कि बाजार कहते हैं सामान्य भाषा में। तो बाजार क्या है, समाज का केंद्र बिंदु है, समाज का केंद्र बिंदु है, साथ ही साथ जो उत्पादन हो रहा है उसका भी केंद्र बिंदु है। अगर भाई हम लोगों ने उत्पादन कर भी लिया, बाजार ही नहीं है, तो बेचेंगे कहाँ पर, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बाजार भी इसकी विशेषता ही है, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट है आपका, स्वामियों के पास अधिकार होता है। किस चीज़ का अधिकार होता है, मूल्य निर्धारण का, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है, कितने उनको मजदूर लगाने हैं, मजदूरों को कितनी आय देनी है, कितनी इनकम देनी है, और जो भी उत्पादन हो रहा है, लाइक एक लाइटर का हो रहा है, गैस का हो रहा है, सिलेंडर का हो रहा है, कुकर का हो रहा है, किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, पेंसिल, रबड़, तो उसका मूल्य क्या निर्धारित करना है, यानी कि प्राइस क्या रखना है, वो सब का अधिकार किसके पास होता है, निजी स्वामियों के पास होता है। गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं होता उसमें हस्तक्षेप करने का, ठीक है। हाँ, अगर वो इलीगल तरीके से कोई काम करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट उनके जो फैसले हैं उस पर मतलब बाध्य नहीं हो सकती, ये नहीं कह सकती कि ये फैसला गलत है, वो फैसला सही है, क्योंकि जो पूरी तरीके से ये जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। उसके बाद 6th पॉइंट आपका ये है कि स्वामी को लाभ की प्राप्ति श्रमिकों के श्रम के शोषण से होती है। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, विद्वानों का पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि विद्वानों का मानना ऐसा है कि जो बड़े बड़े स्वामी होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार वगैरह या जो मालिक वगैरह होते हैं, उनको लाभ कब मिलता है, उनको लाभ जब मिलता है जब वो एक मजदूर की जो श्रम है, यानी कि श्रमिकों का जो श्रम है उसका शोषण करते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि मजदूरों से काम बहुत ज़्यादा करवाना और उनको उनकी बदले में आय का मतलब आय बहुत कम देना। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ कॉलिंग लाइन का या कॉल सेंटर वगैरह का, तो आप देखो, आप सभी को पता है दिल्ली में कॉल सेंटर की कमी नहीं है ना। आप सभी को पता है वहाँ पर जो लड़कियाँ वर्क करती हैं, जो भी लड़के काम करते हैं, उनकी सैलरी मिनिमम 8 से स्टार्ट होती है, 12 13 14 पे रुक जाती है ना। अब आपको पता है जो एक लड़की अगर वहाँ पर काम कर रही है 8,000 रुपये में, 8K की सैलरी है उसकी, तो आपको पता है टारगेट मिलता है, टारगेट कम से कम 3 लाख 4 लाख इतना तो मिलता ही है, 1 लाख तक का तो मिलता ही है, ठीक है। अब इतना टारगेट मिला तो इसका मतलब क्या है, मालिक जो है उस मतलब उस बच्चे से या उस श्रमिक से 3 लाख रुपए का काम करवा रहा है, यानी कि उतनी सेल मंगवा रहा है, तब जाके उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है 8K उसको 8,000 रुपये उसको एज अ सैलरी दे रहा है। तो इसी टाइप से जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें जो मजदूर वगैरह काम करते हैं, वो काम तो बहुत ज़्यादा पैसों का करके देते हैं, परंतु उसको उनके हिसाब से सैलरी जो है वो
नहीं मिलती है। तो यहाँ पर विद्वानों का मानना है कि जो स्वामी हैं, जो बड़े बड़े मालिक हैं, उनको लाभ की प्राप्ति जब ही होती है जब वो छोटे छोटे श्रमिकों का शोषण करते हैं। शोषण का मतलब वही है कि ज़्यादा काम कराकर ज़्यादा पैसों में काम, मतलब ज़्यादा काम कराकर बदले में पैसे कम देना। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पूंजीवाद औद्योगिकीकरण के चरण, यानी कि कैसे पूंजीवाद औद्योगिकीकरण जो है विश्व में फैला। तो सबसे पहला चरण जो है उसमें, मतलब उसका जो हेडिंग है आपका वो है व्यापारिक या वाणिज्यिक पूंजीवाद। ये जो है 1400 से 1700, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1700 को 18वीं शताब्दी, सॉरी 18वीं सदी, सॉरी शताब्दी नहीं सदी, ठीक है, 18वीं सदी तक था। कुछ ही देशों ने पूंजीवाद को अपनाया, जैसे कि इंग्लैंड, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये आया था तो कुछ ही देशों ने अपनाया था, जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, नीदरलैंड, स्पेन और पुर्तगाल। ये सभी जो है सामूहिक शक्तियां के रूप में उभरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका जो है वर्चस्व होने लगा, क्योंकि ये जो कंट्रियां थी क्या करती थी, दूसरे दूसरे देशों में जाती थी, वहां से यहाँ पे गई। अब यहाँ से जाके इन्होंने कच्चा माल लिया, कच्चा माल जाके अपने देश ले गई, वहाँ पे उसको बनाया, वापस लाके इसमें बेच दिया और हाई दामों पर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करके यहाँ पर सेल कर दिया। तो जब इन्होंने ये सारा कार्य स्टार्ट किया तो इसी कारण इनका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वर्चस्व बढ़ने लगा इन्हीं कंट्रियों का। और ये जितनी भी कंट्रियां हैं सारी की सारी आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो एक विकसित कंट्री हैं, जैसे कि अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद अन्य राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया। उपनिवेश का अर्थ होता है गुलाम बनाना, जो कि भारत भी एक टाइम पर ब्रिटेन का गुलाम यानी ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन मतलब उपनिवेश क्यों बनाते हैं, कोई रीज़न नहीं था, बेसिकली एक ही रीज़न था कच्चा माल। क्या रीज़न था? रीज़न था कच्चा माल। कच्चा माल यहाँ से लेकर जाते थे, वहाँ पर ले गए ब्रिटेन में, उसी कच्चे माल से सस्ते दाम में ले गए, वहाँ पे बनाया, यहाँ पे वापस लेके आए और हाई दामों में बेच दिया। तो उपनिवेश बनाने का एक ही कारण था जो कि कच्चा माल था। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हुआ है, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की उपनिवेश बनी है। ठीक है, उस टाइम पर तो वहाँ पर ब्रिटेन के साथ साथ जो पुर्तगाल थे, स्पेन था, उन सभी ने किसी ना किसी कंट्री को अपना उपनिवेश बनाया। ठीक है, व्यापार तथा उपनिवेश यहीं से शुरू हुआ है। यानी कि प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो प्रथम यानी फर्स्ट स्टेज से ही व्यापार को बढ़ावा मिला है, उपनिवेश भी यहीं से शुरू हुआ है, साथ ही साथ साम्राज्यवाद भी यहीं से शुरू हुआ है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, साम्राज्यवाद। काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा, जिसको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूँगी। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने देश में किसी अन्य देश को मिला लेना, यानी कि कोई शक्तिशाली देश है, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे ए बहुत शक्तिशाली देश है, बहुत बड़ा देश है, बी बहुत छोटा देश है। ठीक है, तो ये शक्तिशाली देश ने इसको अपने अंडर में मिला लिया, यानी कि यहाँ बन गया। तो ये पूरा क्या बन गया, अब ये पूरा ए बन गया। क्या बन गया? ए बन गया। ठीक, राइट। तो इसका मतलब बस ये है, साम्राज्यवाद और उपनिवेश दो अलग वर्ड है, दोनों में डिफरेंस ये है, उपनिवेश में बस वो गुलाम बनाते हैं और साम्राज्यवाद में अपने देश में मिला लेते हैं और उसको अपना देश का ही नाम देते हैं। तो ये दो जो है वो डिफरेंस इन दोनों के बीच में, साम्राज्यवाद और उपनिवेश के बीच में थे। साम्राज्यवाद जो है वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हुआ क्या था, जब कच्चे माल को लेकर विकसित कंट्रियां जो छोटी छोटी कंट्री में गई थी तो कहीं ना कहीं वो देख रही थी कि इन कंट्री के पास कुछ नहीं है, तो बहुत सारी कंट्रियों के साथ ऐसा ही हुआ, उसको साम्राज्यवाद बना लिया गया, यानी अपने साम्राज्य के अंदर जोड़ लिया गया और किसी किसी को उपनिवेश बनाया। उपनिवेश मतलब अपना काम, मतलब वहाँ से कच्चा माल लिया और कच्चा माल लेके चले गए, बस गुलाम बनाकर ही रखा। ठीक है, तो आपने देखा व्यापार, उपनिवेश और साम्राज्यवाद ये प्रथम चरण में ही आए थे, इन तीनों का उदय वहीं पर हुआ था।
उसके बाद सेकंड चरण हुआ। सेकंड चरण यानी दूसरे चरण में क्या हुआ, पूंजीवाद जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हुआ, यानी कि पूरे तरीके से डेवलप हो गया। डेवलप होने का कारण मतलब कारण यही रहा कि वहाँ पे मशीनों का आविष्कार हुआ बहुत बड़े लेवल पर, और साथ ही साथ कृषि में हुए नए नए आविष्कार, यातायात के नए साधन, बिजली वगैरह, कोयला, भाप इंजन, इन सभी का जो आविष्कार है इसी टाइम पर हुआ था दूसरे चरण में। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से पूंजीवाद जो है वो पूरी तरीके से विकसित हो गया था। ठीक है, अब तीसरा चरण जो है, थर्ड स्टेज जो है, उसमें क्या है, देशों पर पूंजीवाद एकाधिकार, जो बड़ी बड़ी कंट्री थी, ठीक है, जैसे कि स्पेन है या जैसे कि ब्रिटेन है, तो उन्होंने क्या करा, अपना एकाधिकार बना लिया। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया, तो अब इसने ब्रिटेन ने क्या एकाधिकार कर लिया कि भाई स्पेन, अब आप तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पे इंडिया को जो उपनिवेश है मैंने बनाया है, तो स्पेन यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ऐसे जिन्होंने भी जिस भी कंट्री पर अपना एकाधिकार बनाया, अपना उपनिवेश बनाया, तो वहाँ पर अपना एकाधिकार यानी अपना अधिकार स्थापित किया कि अगर इस कंट्री में मैंने उपनिवेश बनाया है इस कंट्री को, तो आप इसमें नहीं आ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फिर से बताती हूँ एक बार, जैसे कि इंडिया है, इंडिया को उपनिवेश जो है वो किसने बनाया था, ब्रिटेन ने बनाया था। तो ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित किया, यानी कि अपना एकाधिकार, ऐसा समझो आप, यहाँ पे ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटेन के अंडर में इंडिया हो गया। अब जो स्पेन है, तो ब्रिटेन ने स्पेन है या जितनी भी अदर अलग कंट्री हैं उन सबको मतलब ये कहा कि अब यहाँ पर जो है मेरा अधिकार है, इंडिया के अंदर आप लोग नहीं आ सकते। तो ऐसे इन लोगों ने भी क्या करा, जो स्पेन ने जिस कंट्री पे अपना दबदबा बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था, तो ब्रिटेन ने भी ये बोल दिया, सॉरी स्पेन ने भी बोला। तो ऐसी सभी कंट्रियों ने पूंजी मतलब क्या करा, अपना एकाधिकार स्टार्ट किया, और विकसित कंट्रियों ने किस पे किया था, कमज़ोर कंट्री। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम नहीं लिखा है, बस इसीलिए एग्जाम्पल में बताया है ताकि आपको समझ में आए। इसका मतलब ये है कि विकसित कंट्रियों ने कमज़ोर कंट्रियों पर अपना एकाधिकार स्टार्ट कर दिया। साथ ही विकसित देशों ने अपनी पहचान बनाई। विकसित देशों ने अपनी पहचान कैसे बनाई, व्यापार को बढ़ाया, व्यापार को बढ़ाया, साथ ही साथ उद्योग बढ़े, औद्योगिकीकरण हुआ, पैसा आया उनकी कंट्री में, अब उनका अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो गई। उसके बाद उन्होंने एकाधिकार बनाए सभी देशों पे, मतलब छोटे छोटे देशों पर, और काफ़ी देशों को अपने उसमें साम्राज्यवाद करा, मतलब क्षेत्र का विस्तार किया। तो विकसित देशों ने अपनी पहचान यहीं से बनाई थी। उसके बाद चौथा चरण जो है, चौथा और अंतिम चरण जो है, इससे क्या हुआ था, जब औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद औद्योगिकीकरण जब आया था, तो इसके चौथे चरण में एमएनसीज कंपनी जो है उनका उदय हुआ था, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं इनका उदय हुआ था। और ये भी जो है मतलब दूसरे दूसरे देशों में आकर अपना व्यापार वगैरह करने लगी। जैसे कि अगर हम बात करें एमएनसीज कंपनी की, तो आज के टाइम पर आपको पता है कोल्ड ड्रिंक सभी पीते हैं, कोका कोला, नेस्ले जो कि कॉफ़ी वगैरह पता है आपको, पेप्सिको, सोनी, सोनी आपको पता है टीवी है, फ्रिज आता है सोनी का, है ना। तो ये क्या है, एक बाहरी वो है, एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। एप्पल क्या है, एप्पल की जो कंपनी है, आईफोन वगैरह जो आपको पता होगा, आईफोन, लैपटॉप वगैरह बहुत पता होगा इसके बारे में। तो ये भी क्या है, ये भी एक एमएनसी कंपनी है। तो यहाँ से क्या हुआ, फोर्थ स्टेज पे एमएनसी कंपनी का उदय हुआ, साथ ही साथ एनईपी का उदय हुआ। एनईपी का मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि आपको पता है एलपीजी की नीति आई थी, तो यहाँ से उसका भी उदय हुआ। और उसके बाद आप वैश्वीकरण को अलग से डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये चारों के चारों चरण जो हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रही है समझाने में। ठीक है, अब वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, और नहीं भी आई है तो क्या कमी रह गई है एक बार उसको भी शेयर करना कि आपको वीडियो में क्या चीज़ समझ में नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए चैनल के साथ।